एक चुनाव कैसे जीता या हारा जाता है? क्या ये सिर्फ रैलियों और नारों का खेल है? नहीं। आज हम राजस्थान के जालौर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत को एक मजबूत राजनीतिक रणनीति में कैसे बदला जाता है। हम बात कर रहे हैं जालौर की, एक ऐसा इलाका जहां की जमीन, जहां के लोग ही तय करते हैं कि राजनीति किस करवट बैठेगी। चलिए इस कहानी को आंकड़ों के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खेल का मैदान कितना बड़ा है। जालोर में कुल मतदाता हैं 2,87,956। हर एक वोट की अपनी एक कहानी है और यही संख्या मिलकर इस क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य तय करती है। अब ये नंबर देखिए, 19,536। 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि लड़ाई कितनी बड़ी है और इस चुनौती को पार करने के लिए कितनी सटीकता की जरूरत होगी। इसे अगर प्रतिशत में देखें तो ये फासला बनता है 10.7% का। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि इस चुनौती को पार करने के लिए एक असाधारण कोशिश की जरूरत है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, पहले हम जालौर की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर 2023 के नतीजों से मिले संकेतों को पढ़ेंगे, इसके बाद दशकों पुराने वोटर पैटर्न में छिपे राज खोलेंगे और आखिर में इन सब जानकारियों से एक ठोस रणनीति यानी जीत का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जालौर की मिट्टी और यहाँ के लोगों को समझने से, क्योंकि किसी भी राजनीति की असली जड़ें यहीं होती हैं। तो जालोर की तस्वीर कैसी है? सोचिए, ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ज्यादातर ग्रामीण इलाका है जहां लोगों की रोजी रोटी खेती पर निर्भर है। साक्षरता दर महज 55% के आसपास। और यहाँ की जिंदगी की दो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, जवाई बांध से जुड़ा पानी का संकट और खेती का गहराता संकट। अब राजनीति को समझना है तो समाज को समझना ही पड़ेगा, है ना? तो जालौर का सामाजिक समीकरण कुछ ऐसा है। करीब 22% अनुसूचित जाति, 10% अनुसूचित जनजाति और एक बड़ी आबादी ओबीसी और दूसरे समुदायों की है। यही सामाजिक तानाबाना यहाँ के चुनावी नतीजों की दिशा तय करता है। ठीक है, तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि 2023 के जनादेश ने हमें क्या बताया, क्या इशारे दिए। 2023 के नतीजों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी को मिले 46.41% वोट, कांग्रेस को 35.69%। पर असली कहानी, असली ट्विस्ट यहाँ है। ये देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसे करीब करीब 11% वोट मिले। और यही इस पूरे चुनाव का सार है। मतलब साफ है, बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे वो बट गए। अगर ये वोट एक साथ होते तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इन नतीजों के पीछे की असल वजह क्या थी? चलिए इसका एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत हार का हिसाब किताब नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि हम मुद्दों पर कितनी गंभीरता और सम्मान से बात करते हैं, ताकि हर आवाज को सुना जाए और जो भी फैसले हों वो तथ्यों पर आधारित हों, भावनाओं पर नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्वॉट एनालिसिस। और ध्यान रहे, हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की नहीं। तो ताकत क्या थी? एक युवा दलित महिला उम्मीदवार जो नए वोटरों को अपनी ओर खींच सकती थी। कमजोरी, बूथ लेवल पर संगठन का कमजोर होना। अवसर, किसानों और पानी के मुद्दे पर सरकार से नाराजगी। और सबसे बड़ा खतरा, बीजेपी की मजबूत सत्ता। अब थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं, वो कौन सी बाहरी ताकतें थीं जो जालौर की राजनीति पर असर डाल रही थीं। राजनीतिक तौर पर राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार। आर्थिक तौर पर खेती का संकट और बेरोजगारी। सामाजिक तौर पर जातीय समीकरण। और पर्यावरण का सबसे बड़ा मुद्दा, जवाई बांध से पानी की कमी। ये सब मिलकर वोटर का मूड तय करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि जालौर का चुनावी इतिहास हमें क्या सिखाता है। क्या कोई पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है?
ये टाइमलाइन देखिए 7 चुनावों की पूरी कहानी बयान करती है। 1993 से बीजेपी का दबदबा शुरू होता है। 2008 में कांग्रेस की एक बड़ी जीत होती है, लेकिन वो एक अपवाद की तरह है। 2013 में तो बीजेपी का वोट शेयर 60% के भी पार चला गया और 2023 में वोट शेयर घटकर 46% पर आया, लेकिन जीत फिर भी बीजेपी की ही हुई। तो 2008 का नतीजा वो एक अपवाद था, 30 सालों में कांग्रेस की इकलौती जीत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत की। हाँ, अब उस पकड़ में थोड़ी दरारें जरूर दिख रही हैं। तो इस सारे विश्लेषण के बाद सवाल ये है कि रास्ता क्या है, आगे क्या किया जाए? यहीं पर बात आती है एक व्यापक रणनीति की, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के 4 मजबूत पाए हैं। पहला, एक नया चुनावी गठबंधन बनाइए। दलितों, आदिवासियों और वंचित ओबीसी को साथ लाइए। दूसरा, संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत कीजिए। तीसरा, अपनी बात, अपनी कहानी को भरोसे, न्याय और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित कीजिए। और चौथा, हर संसाधन का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सही इस्तेमाल कीजिए। और इस पूरी रणनीति के बिल में क्या है? एक सीधा सरल नारा, जमीन और पानी। एक ऐसा अभियान जो लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों पर टिका हो, जिसमें जवाई पानी संकट और खेती के संकट को दूर करने का एक ठोस वादा हो। ये सीधा सीधा लोगों की परेशानी को एक समाधान से जोड़ता है। ठीक है, रणनीति तो बन गई, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारेंगे? इसके लिए है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। लेकिन इस प्लान को शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, जब कोई अभियान लोगों के दरवाजे तक पहुंचता है तो वो सिर्फ वोट नहीं मांगता, वो उनका भरोसा मांगता है। और भरोसे की पहली शर्त है सम्मान, उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान। किसी भी वोटर से बात करने से पहले उनकी सहमति लेना, उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना, ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो ये 90 दिन की योजना 4 हिस्सों में बटी है। पहले 30 दिन जमीन तैयार करना, सर्वे करना, लोगों की शिकायतें सुनना। अगले 30 दिन अभियान की मुख्य कहानी को हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचाना। फिर अगले 15 दिन घर घर जाकर संपर्क को और तेज करना। और आखिरी 15 दिन पूरी ताकत लगाकर वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना। ये एक अनुशासित और असरदार तरीका है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं। शासन तक पहुंचने की इस यात्रा में कोई नेता आंकड़ों को जनादेश में और विश्लेषण को जनता के अटूट भरोसे में कैसे बदलता है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.